दोस्तों दोपहर का समय था। एक मोटरसाइकिल पर एक 25 साल का लड़का जिसका नाम विशाल होता है और 27 साल की एक महिला जिसका नाम काव्या होता है। दोनों लोग एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे थे। विशाल गाड़ी चला रहा होता है। काव्या देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग रूप देखकर हर कोई दीवाना हो जाया करता था। जो भी देखता बस उसको देखता ही रह जाता और उसको हासिल करने की कोशिश करता था। तभी दोस्तों रास्ते में एक गांव आता है। गांव के करीब जब काव्या पहुंचती है तो विशाल से बोलती है कि आगे कोई जगह देख लेना और वहां पे अपनी मोटरसाइकिल को रोक देना, मुझे फ्रेश होना है। दोस्तों जब गांव खत्म हो जाता है तो कच्चे रास्ते शुरू हो जाते हैं। कच्चे रास्ते पे मोटरसाइकिल लेकर विशाल जाता है और एक जगह अपनी बाइक को रोक देता है। काव्या बाइक से उतरती है और खेत में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। विशाल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जाके देखने लगता है। जब काव्या फ्रेश होकर खेत से बाहर आती है तो विशाल काव्या से कहता है उसे फिर दोबारा खेत में जाने के लिए, लेकिन काव्या मना करती है। विशाल जिद करने लगता है। तब काव्या मान जाती है और विशाल के साथ खेत में चली जाती है। विशाल काव्या को खेतों में ले जाने के बाद वो हाल किया कि आप लोग सोच नहीं सकते। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियां लेकर आते रहें। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर की। वहां पे एक पति पत्नी रहा करते थे। अभी उन लोगों की नई नई शादी हुई थी। तो वो लोग गांव में शादी करने के बाद फिर शहर चले आते हैं कमाने खाने के लिए। वहां पे एक रूम ले लेते हैं और पति पत्नी दोनों रहने लगते हैं। उनके अभी कोई बच्चा नहीं था। पति कमाने के लिए जाता है, पत्नी घर पे रहकर घर गृहस्थी संभालती है। दोस्तों एक दिन की बात है, जनवरी का महीना था, ठंड काफी थी। रात के करीब 12 बजे उसके घर अचानक में पुलिस आ जाती है और उसके पति जिसका नाम दोस्तों आलोक होता है उसको थाने लेकर चली जाती है। जब आलोक की पत्नी जिसका नाम काव्या होता है जब इस बात का विरोध करती है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए हम इसे थाने लेकर जा रहे हैं। अब दोस्तों रात का समय था, कोई साथ देने वाला भी नहीं था। तो पत्नी अपने पति के पीछे पीछे पुलिस वालों के साथ थाने में पहुंच जाती है। उसने सुना था थाने में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गंदे निगाह रखते हैं। जब वो थाने के गेट पर पहुंचती है तो थाने के गेट पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है जो इसको बहुत ही घूर घूर कर देख रहा था। इस चीज को देखकर वो डर जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि आखिर अब जाएंगे तो कहां जाएंगे, मेरा पति भी तो यहीं पे बंद है। किसी तरीके से डरते डरते वो थाने के अंदर जाती है और थानेदार से बोलती है कि साहब आप मेरे पति को क्यों लेकर आए हैं, मेरे पति ने किया क्या है। थानेदार बोलता है तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसलिए मैं इसको अभी उठाकर लेकर आया हूं। काव्या थानेदार के पैरों पे गिर जाती है और कहती है साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं अपने पति को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरा पति ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। थानेदार बोलता है इसके पास से कुछ अवैध चीजें बरामद हुई है जिसके बिना पर हमने इसे गिरफ्तार किया है। काव्या बोलती है नहीं नहीं साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा पति बहुत ही शरीफ है। थानेदार बोलता है अभी तुम्हारे घर की तलाशी ली जाए तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पर काव्या बोलती है अगर मैं अपने घर की तलाशी दे देती हूँ और आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा तो क्या आप मेरे पति को छोड़ देंगे। थानेदार बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिलता है तो मैं तुम्हारे पति को 100% छोड़ दूंगा। इस बात पर काव्या तैयार हो जाती है और बोलती है साहब आप मेरे घर की तलाशी चलकर ले लीजिए। दोस्तों रात के करीब 1 बज चुके होते हैं। थानेदार अपनी सरकारी गाड़ी निकलवाता है और गाड़ी में बैठकर काव्या और थानेदार और ड्राइवर तीनों लोग काव्या के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। काव्या के घर पहुंचने के बाद थानेदार ड्राइवर को बोलता है कि तुम गाड़ी यहीं पे पार्क में लगाओ, अभी मैं होकर आता हूं। उसके बाद थानेदार काव्या के साथ अंदर चला जाता है और घर की तलाशी लेता है। घर पे दोस्तों उसको कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद काव्या बोलती है साहब आपको घर में कुछ भी नहीं मिला, क्या अब आप मेरे पति को छोड़ देंगे। थानेदार बोलता है
ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। इस बात को कहते हुए काव्या को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, काव्या इतनी खूबसूरत थी ही कि उस पर थानेदार का भी दिल आ जाता है और थानेदार बोलता है, अगर तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। पहले तो काव्या विरोध करती है, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, तो काव्या मान जाती है। अब रात भर दोस्तों काव्या के साथ थानेदार शारीरिक संबंध बनाता है। जब सुबह हो जाती है तो काव्या बोलती है, साहब अब तो मेरे पति को आप छोड़ दीजिए। थानेदार बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं थाने पहुंचता हूं, कुछ देर के बाद तुम भी आ जाना, मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा। यह कहकर थानेदार वहां से थाने पहुंच आता है। थोड़ी देर के बाद काव्या भी थाने पहुंचती है और फिर उसी थानेदार से मिलकर कहती है, साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरा पति निर्दोष है। दोस्तों, थाने आने के बाद थानेदार का जो रवैया होता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। थानेदार भड़क जाता है और बोलता है, तुम्हारे पति ने इतना संगीन अपराध किया है, मैं तुम्हारे पति को कैसे छोड़ सकता हूं। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकता हूं। इस बात को सुनकर काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो इतना दुखी हो जाती है, सोचने लगती है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। थानेदार भी मेरे पति को भी नहीं छोड़ रहा है, मेरी इज्जत भी चली गई, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, काव्या इतना मजबूर हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो वहां से रोते हुए अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। अब वो मदद मांगे तो किससे मांगे, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। दोस्तों, उसी गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम विशाल होता है। उसकी उम्र दोस्तों 25 साल होती है। वो काव्या के छोटे मोटे काम कर दिया करता है। काव्या अगर कोई काम उसे करने के लिए कह देती थी तो वो मना नहीं करता था और वो उस काम को जरूर कर दिया करता था। दोस्तों, काव्या के छोटे छोटे काम करते करते विशाल के दिल में प्यार उमड़ पड़ता है और वो दिल ही दिल में प्यार कर बैठता है। अब वो सोचता है, किस तरीके से मैं इसे प्रपोज करूं, इसे मैं किस तरीके से हासिल कर सकता हूं। दोस्तों, जब काव्या थाने से घर आ जाती है, कुछ दिनों के बाद विशाल काव्या को प्रपोज कर देता है। इस बात को सुनकर काव्या काफी ज्यादा नाराज होती है और उसे डांट फटकार लगाती है। इस बात को सुनकर विशाल शांत हो जाता है। थोड़ा समय और बीतता जाता है, लेकिन विशाल काव्या का पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, विशाल के जो पिता थे वो एक नेता आदमी थे, उनकी पहुंच ऊपर तक थी। वो विशाल के लिए लड़की तलाश रहे थे ताकि विशाल की शादी कर सकें। जब उनको पता चलता है कि मेरा लड़का काव्या नाम की औरत से काफी मेलजोल रखा हुआ है, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और वो विशाल और काव्या का मिलना जुलना बंद कर देते हैं, विशाल पर पाबंदी लगा देते हैं। अब विशाल काव्या से नहीं मिलता है। इधर दोस्तों थाने में एक गुमनाम फोन आता है। उस फोन पे बताया जाता है कि जो आलोक है उसके साथी उसे छुड़ाने के लिए वहां से आने वाले हैं और थाने पर हमला करने वाले हैं। चूंकि पुलिस भी वहां ज्यादा नहीं है तो इसलिए आलोक को वहां पे रखना सेफ नहीं होगा और तुम लोग ऐसा करो कि आलोक को यहां से कहीं और पर शिफ्ट कर दो। दोस्तों, थानेदार आनंद फानन में आलोक को सरकारी गाड़ी में बिठाता है और दूसरे थाने शिफ्ट करने के लिए लेकर जाने लगता है। तभी रास्ते में कुछ लोग उस गाड़ी को घेर लेते हैं और आलोक को वहां से छुड़ाकर लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, आलोक तो आजाद हो जाता है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाता। मगर पुलिस वालों को लगता है कि आलोक अपने घर जरूर जाएगा, इसलिए पुलिस वाले काव्या के घर पर नाकाबंदी लगा देते हैं और उसके आने जाने पर रोक लगा देते हैं और काव्या को पकड़कर थाने लेकर चले आते हैं। अब दोस्तों, थानेदार को भरपूर मौका मिल गया था। वो थाने में काव्या के साथ रोजाना शारीरिक संबंध बनाया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, काव्या को याद आता है कि मेरी यहाँ पे कोई मदद करने वाला तो है नहीं, लेकिन वही विशाल था जिसने मुझे प्रपोज किया था। उसका नंबर उसे याद था, क्योंकि कुछ जरूरत जब पड़ती थी तो वो उसे फोन कर दिया करती थी, इसलिए उसका नंबर इसके दिमाग में फिट था। तो वो थानेदार से ही बोलती है कि साहब मुझे एक कॉल करना है अपने रिश्तेदार के पास, क्या आपका मोबाइल मुझे मिल सकता है। थानेदार जो कि हवस का भूखा था तो वो काव्या की बात मान लेता है और अपना मोबाइल काव्या को दे देता है। काव्या विशाल का नंबर लगाती है, रिंग जाती है। उधर से विशाल फोन उठाता है और हेलो बोलता है। इधर काव्या बोलती है विशाल। अब जब इतनी बात सुनता है तो विशाल पहचान लेता है कि ये तो काव्या ही है। बोलता है कैसे याद किया तुमने। काव्या बोलती है
कि क्या बताऊं कैसे याद किया है। ये कहते हुए वो रोने लगती है और सारी कहानी बताने लगती है। इस बात को सुनकर विशाल एकदम आग बबूला हो जाता है और वो अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिताजी से बोलता है कि चाहे कुछ भी करिए, लेकिन काव्या को आधे घंटे के अंदर ही मेरे घर पर चाहिए। इस बात को सुनकर विशाल के पिता बोलते हैं, बेटा ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विशाल अपने बाप को धमकी देता है कि अगर काव्या को आधे घंटे में नहीं लेकर आएंगे तो फिर आप मेरा मरा मुंह देखेंगे, मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस बात से उसके पिता डर जाते हैं और इधर उधर फोन लगाने लगते हैं। दोस्तों आधे घंटे के बाद काव्या विशाल के घर पर होती है। जब काव्या विशाल के घर पर आ जाती है तो उसके पिता विशाल से पूछते हैं कि बेटा अब तुम खुश हो ना। विशाल बोलता है, नहीं अभी नहीं खुश हूं पिताजी, मैं काव्या से शादी करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर उसके पिताजी और भड़क जाते हैं, बोलते हैं, ये बेटा ये जीते जी नहीं हो सकता, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो। विशाल बोलता है, इसमें पिताजी जिंदगी बर्बाद करने वाली कौन सी बात है, वैसे आप ही तो चाहते थे किसी गरीब की मदद की जाए, किसी गरीब लड़की से ही शादी करने के लिए बात बोल रहे थे, तो क्या काव्या गरीब नहीं है। विशाल के पिता बोलते हैं, नहीं अभी इसका पति जिंदा है और इसके पति के जिंदा रहते तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। तभी काव्या भी विशाल को मना करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और ये कहकर वो अपने घर पे वापस चली आती है। विशाल तो उस समय कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि किस तरीके से वो थानेदार से बदला ले। वो अंदर ही अंदर जल रहा था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में देर है मगर अंधेर नहीं है। इधर दोस्तों थानेदार जो अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, तभी दोस्तों उसको एक दिन मुजरिम पकड़ने के लिए एक सुनसान रास्ते से जाना पड़ता है। जब सुनसान रास्ते से जाता है तो केवल ड्राइवर होता है और वो थानेदार होता है। सुनसान रास्ते पे जाता है तो सड़क के किनारे देखता है कि एक झोपड़ी है। वो झोपड़ी के अंदर पहुंचता है तो देखता है वहां पे एक विधवा महिला है जो बेहद ही खूबसूरत है। थानेदार उससे जबरदस्ती करने लगता है। वो इसका विरोध करती है लेकिन थानेदार नहीं मानता। आखिरकार उसके साथ भी गलत संबंध बना ही लेता है। अब वहां से थानेदार अपने काम पर निकल जाता है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद थानेदार की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। पहले तो वो सामान्य दवा लेकर खाया लेकिन उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद जाके वो अपना जांच करवाता है तो जांच में जो रिपोर्ट आता है ये देखकर उसके पैरे तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उस रिपोर्ट में आया था इसको HIV है, यानी एड्स हो चुका है। अब दोस्तों इसको दिन में तारे नजर आने लगे थे। इसने बहुत सा दवा कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो थानेदार मर गया। एक दिन उसके घर से रिपोर्ट मिलती है और रिपोर्ट में HIV मिलता है। अब इस बात की खबर थाने पर पहुंचती है। थाने के सभी लोग जब इस बात को जानते हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जब जांच पड़ताल होती है तब पता चलता है, वो ड्राइवर जो साथ में था वो सारी बात बता देता है कि साहब एक दिन जा रहे थे और रास्ते में बगल में एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक विधवा महिला बैठी थी, उसी के साथ इन्होंने संबंध बनाया। तो फिर उसका जांच जब हुआ तो पता चला कि उसको HIV था। ये बात पूरी आग की तरह मीडिया में फैल गई और सभी लोग थू थू करने लगे। जो भी सुनता था उस थानेदार को गाली ही देता था और बोलता था कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था। उधर दोस्तों काव्या को एक दिन खबर मिलती है कि नदी के किनारे एक लाश मिली हुई। जब वो उस लाश के पास पहुंचती है और उस लाश की शिनाख्त होती है तो पता चलता है वो आलोक की लाश है। अब वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है और अपने आप को किसी तरीके से संभालती है। इधर विशाल अपने पिता को दिन रात मनाने की कोशिश करता है और एक दिन विशाल का पिता भी मान जाता है। दोस्तों अभी दोनों की शादी के करीब 15 दिन रह चुके थे। तभी एक दिन एक शादी में दोनों को जाना था। काव्या और विशाल बाइक से शादी में जा रहे थे। रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ता है। वहीं पे काव्या बोलती है कि बाइक को रोक दो, मुझे फ्रेश होना है। फ्रेश होने के लिए दोस्तों जब वो खेत में चली जाती है, खेत से वापस आने के बाद विशाल उस पर फोर्स बनाता है और जिद करने लगता है कि आज मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना ही बनाना है। पहले तो काव्या मना करती है, बाद में मान जाती है। उसके बाद खेत में जाते हैं, दोनों सारी संबंध बनाते हैं। उसके बाद वापस आने के बाद फिर शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहां से वापस आने के बाद दोनों की फिर शादी हो जाती है।
कुछ दिनों के बाद इन दोनों के बच्चे हो जाते हैं और ये दोनों हंसी खुशी से जिंदगी आज भी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे हमें कितना भी बड़ा पद मिल जाए, हमें अपने पद का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बस समाज में हो रही घटनाओं से जागरूक करना था, जिससे आप लोग सीखें और एंजॉय करें। बस दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।